स्टूडेंट्स ऑडियो चेक करो। क्लियर है? नेक्स्ट, पार्टनर एंड देयर रिलेशंस। ये नेक्स्ट पार्ट है, इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। ये सेम टॉपिक था वहां पर भी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी। ठीक है, तो कुछ कुछ वहां से भी कॉपी किया हुआ है थोड़ा बहुत, और कुछ कुछ अलग भी है। ठीक है, देखना। सबसे पहला, एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर, कौन एक पार्टनर बन सकता है। ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट shall be its partner, and any other partner may become a partner of the LLP by and in accordance with the LLP agreement। तो सिंपली दो तरीके से पार्टनर बन सकते हैं। पहला, जब इनकॉर्पोरेट हो रहा है LLP, तब जिसका नाम दिया गया है एज अ पार्टनर, याद है इनकॉर्पोरेशन के समय हमको देना था डिटेल ऑफ पार्टनर्स, इसके ऊपर ही था कौन कौन पार्टनर है, उनका क्या नाम है, एड्रेस, ये सब देना था ना। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जिसका नाम दिए थे हम एज पार्टनर, वो तो पार्टनर है ही, प्लस जिसका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नहीं है लेकिन बाद में पार्टनर बनना चाहता है, तो वह LLP एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर बन सकता है। ठीक है, सिंपल सा बात है, पता है, या तो पार्टनर पहले से है या बन सकता है, क्या इसमें क्या ही नया है। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। The mutual rights and duties of partners of LLP and the mutual rights and duties of a LLP and its partner shall be governed by the LLP agreement। ठीक है, तो बोला कि म्यूचुअल क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेगा आपस में पार्टनर ऑफ LLP, ठीक है, एंड LLP एंड इट्स पार्टनर, दैट इज गवर्न बाय द LLP एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट में लिखा होगा वो सारा फॉलो होगा। ठीक है, the LLP agreement and any changes, if any, made therein shall be filed with the registrar in such form, manner, accompanied by such fee as may be prescribed। तो वो रहा है कि अगर कोई भी चेंजेस करते हैं हम लोग अपने LLP एग्रीमेंट में, मतलब बेसिकली पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस करते हैं, तो वो चेंजेस जो है वो हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि LLP रजिस्टर्ड है, तो जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो हम रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेंगे। इसमें हाँ, पार्टनर अकाउंट्स तो देख ही सकते हैं। हाँ, पार्टनर अकाउंट्स देख सकते हैं क्योंकि दे आर द ओनर एज अ पार्टनर। हाँ, जितना बोर्ड सब लगाते हैं पार्टनर ही, और अकाउंट्स देख सकते हैं। अकाउंट्स में क्या बड़ा बात है, बैलेंस शीट, P&L, यही सब तो है। ठीक है, ऐसे तो कंपनी का बैलेंस शीट P&L तो पब्लिक है, तो कोई बड़ा चीज नहीं होगा ना। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड before the incorporation of LLP between the persons who subscribe their name to the incorporation document may impose obligations on the LLP। क्या बोल रहा है कि अगर LLP बनने से पहले, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP बनने से पहले अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ डिसाइड हुआ था, तो वो लोग उसको भी लागू कर सकते हैं LLP बनने के बाद, प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द LLP। तो क्या बोल रहा है, अगर LLP बनने से पहले कुछ डिसाइड हुआ था पार्टनर्स के बीच में, तो उसको भी वो लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड LLP बनने के बाद सब कोई एग्री किए हैं कि पुराना जो डिसाइड था उसको हम एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, अगर बाद में सारे हाँ नहीं बोलते हैं तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय का कॉन्ट्रैक्ट है जब LLP एग्जिस्ट ही नहीं करता था।
ये कब का कॉन्ट्रैक्ट है? एलएलपी बनने से पहले का कॉन्ट्रैक्ट है। तो एलएलपी बनने के बाद अगर सारे पार्टनर राजी हैं, हाँ बोल रहे हैं, तो ही वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूं एक बार। एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी बनने से पहले डिसाइड हुआ था, बिटवीन द पार्टनर्स पर्सन्स हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब जो पार्टनर बने हैं, में इम्पोज ऑब्लिगेशंस ऑन द एलएलपी, उसको लागू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब बनने के बाद अगर सबको ही हाँ बोलते हैं तो बनने से पहले जो डिसाइड हुआ था उसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर, अगर कोई मैटर के ऊपर एग्रीमेंट नहीं है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज शैल बी गवर्न्ड determined by the provisions related to that matter as are set out in the first schedule। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में जो लिखा हुआ है वो सारा एप्लीकेबल हो जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल हम लिख पढ़े थे। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, जैसे पुराना में था वही है। पुराना में यही था, जिस चीज पार्टनरशिप डीड अगर है तो पार्टनरशिप डीड फॉलो होगा, और कोई चीज के लिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो किया जाएगा। वहां पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी एलएलपी एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ है तो वो फॉलो होगा, और एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं है तो इसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, सीज मतलब खत्म हो जाना, बंद हो जाना, क्लोज हो जाना। ठीक है, अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, रिटायर कर गया होगा तो अब पार्टनर नहीं रहा, सीज मतलब अब और पार्टनर नहीं है, क्लोज। ठीक है, अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी in accordance with an agreement with the other partners or in the absence of agreement with the other partner as to cessation of being a partner by giving a notice in writing of not less than 30 days। क्या बोल रहा है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एक पार्टनर कब रिटायर कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो रिटायर कर जाएगा। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, तो एक पार्टनर रिटायर कर सकता है बाय जस्ट गिविंग अ नोटिस ऑफ 30 डेज, 30 दिन पहले बता देगा कि मैं रिटायर करना चाहता हूं। ठीक है, 30 डेज टू द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज अ पार्टनर। ठीक है, तो 30 दिन पहले खाली इन्फॉर्म कर देगा बाकी पार्टनर्स को कि अब वो पार्टनर नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो या तो एलएलपी एग्रीमेंट में जैसे लिखा है उसके हिसाब से रिटायर कर सकता है, या फिर अगर एलपी एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो एक अपने मन से रिटायर कर सकता है जस्ट बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ 30 डेज। ठीक है, सेकेंड, अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, कब कब ऐसा होगा? पहला, ऑन हिज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, ऑब्वियस सा बात है, अगर वो मर जाता है या एलएलपी ही बंद हो जाता है तो अब वो पार्टनर भी नहीं रहेगा। दूसरा, if he is declared to be a unsound mind, कैपेसिटी ऑफ पार्टी है ये तो चैप्टर 1 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, इफ he has applied to be adjudicated as insolvent and declared as an insolvent, या तो इंसॉल्वेंट है या होने वाला है, दोनों ही केस में he cannot become a partner। क्लियर? पॉइंट नंबर थर्ड, where a person has ceased to be a partner of LLP, herein after referred to as former partner। वो रहा कि अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप छोड़कर चला जाता है, ठीक है, तो अभी से क्या वर्ड बोलेगा उसके लिए? फॉर्मर पार्टनर। फॉर्मर मतलब जो पहले पार्टनर हुआ करता था, ठीक है, अब एक्स पार्टनर है ना। द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी regarded still being a partner of the LLP unless
वो पार्टनरशिप छोड़ के जाने के बाद भी उसको अभी भी पार्टनर ही माना जाएगा। कब तक? जब तक पब्लिक नोटिस ना दे दे। ये रूल तो चल ही रहा है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। द पर्सन हैज नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर सीज टू बी ए पार्टनर एलएलपी और notice that the former partner ceased to be a partner LLP has been delivered to the registrar। ठीक है, तो एक तो पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया है और दूसरा रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि अब वो पार्टनर नहीं रहा। ठीक है, हाँ अगर रजिस्टर है तो ठीक है। तो ये रूल किस लिए है होता है ये वाला कि कोई अगर अचानक से रिटायर कर जाए तो कोई भी पर्सन जो इस भरोसे से मतलब एंटर कर रहा है ट्रांजेक्शन की ये पार्टनर है बोल के, कम से कम उसको जानकारी होना चाहिए कि अब वो पार्टनर नहीं रहा, तो उसको एक पब्लिक नोटिस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द सेसेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ एलएलपी does not by itself discharge the partner from any obligations of the LLP which he incurred while being a partner। ऑब्वियस सा बात है, तुम आज पार्टनरशिप छोड़ के जाते हो तो आज के बाद जो भी एक्ट होगा उसके लिए तुम लायबल नहीं हो, नो डाउट, बट आज से पहले जितना भी एक्ट्स हुआ है उसके लिए तुम अभी भी लायबल रहोगे। ठीक है, फिफ्थ, where a partner of a LLP ceases to be a partner, the former partner or a person entitled to his share in consequence of the death or insolvency of the former partner shall be entitled to receive from the LLP। क्या बोल रहा है? अगर एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो उस पार्टनर को क्या मिलेगा LLP से, या फिर अगर एक पार्टनर का डेथ हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल असाइनी को क्या मिलने वाला है। पहला, एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल का पैसा वापस मिलेगा। सबसे पहला तो कैपिटल वापस मिल जाएगा। दूसरा, राइट टू शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। कौन सा प्रॉफिट? एक्यूमुलेटेड, रिजर्व्स का बात कर रहा है, रिजर्व। ठीक है, तो अगर एक पार्टनर छोड़, रिवैल्यूएशन भी है, रिजर्व दोनों का है। ठीक है, याद है जनरल रिजर्व कैपिटल सारा रिजर्व को डिवाइड करते थे, तो ये वही तो इसीलिए तो करते थे ना, जा रहा है छोड़ के तो मिलेगा ना हिस्सा उसमें। ठीक है, तो अगर एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है, गुडविल का, गुडविल भी आ गया इसमें, मतलब मिलेगा तो कैपिटल उसका जितना है वो तो मिलेगा ही। पीएसआर कहां से बीच में आ गया? पीएसआर तो होता है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, नाम ही है ना तो प्रॉफिट, कैपिटल तो जितना लगाया था उतना तो पैसा वापस मिलेगा। सेम है, अकाउंटिंग पूरा सेम है, वैसे नहीं। हाँ ठीक है, इतना क्लियर है। तो बेसिकली रिटायरमेंट है और कुछ नहीं है, हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप का। तो छोड़ के जा रहे तो क्या मिलेगा? तो प्रॉफिट में हिस्सा, रिवैल्यूएशन, गुडविल और शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट, a former partner or partner entitled to his share in consequence of death or insolvency of the former partner shall not have any right to interference in the management of the LLP। और अगर एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को नो डाउट पैसा पूरा मिलेगा जो ऊपर बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस में वो लोग दखल अंदाजी करेंगे, मतलब इंटरफेयर करेंगे इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो सिंपली ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बदले ये पार्टनर बनेगा, दिस कैन नॉट बी डन। ठीक है, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये मतलब ये भी एक प्रोसेस ही है। अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स चेंज होते हैं तो व्हाट नीड टू बी डन। ठीक है, पहला, एवरी पार्टनर से इन्फॉर्म द एलएलपी of any changes in his name or address within a period of 15 days of such change। अगर कोई भी पार्टनर अपना
बाई चांस नाम बदल रहा है, एवरी पार्टनर से इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंजेस इन हिज नेम, मतलब ना अपना नाम अगर बदल रहा है, नाम बदल सकते हैं, पता है तुमको, यू कैन चेंज योर नेम, पसंद नहीं आ रहा माँ बाप का दिया हुआ नाम, बदल सकते हो तुम। हाँ, बाय गिविंग अ पब्लिक नोटिस, एडवर्टाइजमेंट्स निकलता है न्यूज़पेपर में, एंड सब बदल जाता है, सब कुछ बोर्ड का सर्टिफिकेट भी तुम बदलवा सकते हो, वहां पे तुम अप्लाई करके कि हमारा नाम बदल गया तो हमको न्यू सर्टिफिकेट देना है, तो सब कुछ चेंज हो सकता है लीगली, है ना। उस उसका एस्टैब्लिश प्रोसेस, उसका एस्टैब्लिश प्रोसेस है, और वो प्रोसेस तुमको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यू कैन चेंज योर नेम, वो मैं बता दे रहा हूँ बस, कि तुमको अगर अपना नाम कोई फॉरेन नाम रखना है, कुछ इंडिया का नाम पसंद नहीं आ रहा, तो प्रोविजंस है, यू कैन चेंज योर नेम्स, ठीक है, ठीक है। और बाकी वो नोटिस वोटिस देते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स निकलता है, वैसे करके होता है। एवरी पार्टनर से इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंजेस इन हिज नेम और एड्रेस, एड्रेस तो बदल ही सकता है, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days ऑफ सच चेंजेस, 15 दिन के अंदर एलएलपी को बता देगा कि मेरा नाम या एड्रेस बदल गया है। कौन? पार्टनर, एलएलपी को, ठीक है। एलएलपी क्या करेगा? अ एलएलपी सेल where a person becomes or ceases to be a partner file a notice with the registrar within 30 days from the date he becomes or ceases to be a partner। एलएलपी 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बता देगा, ठीक है। where there is a change in the name or address of a partner, ये वाला, file a notice with the registrar within 30 days of such change। तो दोनों में प्रोविजन सेम है, पार्टनर बताएगा एलएलपी को 15 दिन के अंदर, और एलएलपी बताएगा 30 डेज के अंदर। क्या क्या चीज? अगर कोई एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है वो, प्लस कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर का नाम या एड्रेस चेंज होता है तो, ठीक है। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? प्रोसेस है, पहले पार्टनर बताया एलएलपी को, ये क्या था, ये पार्टनर बताया एलएलपी को, एलएलपी बताया रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार किसको बताएगा देखते हैं। अ नोटिस फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2, ये रहा सबसेक्शन 2, उसके ऊपर ऐसे पढ़ते हैं लॉ, अंडर सबसेक्शन 2, वेयर इज द सबसेक्शन 2, मतलब अगर स्पेसिफिक सेक्शन नहीं लिखा है, इसका मतलब इसी सेक्शन का सबसेक्शंस का बात चल रहा है। और अगर लिखा है कि नोटिस फाइल अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, तो फिर हमको 15 के अंदर सबसेक्शन 2 देखना होगा, ठीक है। पॉइंट जो है सब सबसेक्शन से सारा, ये 24 सबसेक्शन 2, मतलब इस वाले पॉइंट का बात चल रहा है। हाँ, बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं हम डाउनलोड करके, बेयर एक्ट बोलते हैं उसको, डाउनलोड कर सकते हैं, बट द वर्ड्स मे बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। बाकी अपना इंग्लिश में जितना कॉन्फिडेंस है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा वर्ड्स थोड़े हार्ड होते हैं, बट क्या होता है तुमको बता रहा हूँ एक चीज। आज देखो, जैसे हम लोग जैसे सीए बने लेट से 2015 में, ठीक है। अब ठीक है, 2008 में लॉ आया, 2010 में लॉ आया, 2012 में लॉ आया, कोई पढ़ा दिया हमको, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग कोई ट्यूशन टीचर के सामने जाके बैठ गए और पढ़ ली। 2018 में एक लॉ आया, कहाँ बैठ के पढ़े बताओ हम लोग? जा सकते हैं हम लोग बीइंग अ सीए, क्या कोई ट्यूशन क्लासेस जाके बैठ जाएंगे फिर से, सर बेयर एक्ट समझ में नहीं आ रहा, हमको थोड़ा इजी करके बताओ? दिस इज इम्पॉसिबल, समझ लो। इसीलिए जब तुम सीए बन जाओगे इन द ईयर 2025 या 2026, 4 साल 5 साल बाद, और फिर एक एक्ट आएगा 2028 में, तो कहाँ जाओगे ट्यूशन पढ़ने उस दिन? समझ रहे हो? तो तुमको खुद को भी सीखना है कि हाउ टू रीड अ लॉ, लॉ को कैसे रीड किया जाता है, खुद को भी पता होना चाहिए हमेशा, क्योंकि आगे चल के भी तो नया नया लॉ आएगा ना। जब 2008 में एक लॉ आ सकता है, 2013 में एक लॉ आ सकता है, व्हाई नॉट इन 2020, 2025 या 2030 में एक लॉ नहीं आएगा क्या? और जब उस दिन लॉ आएगा, आज कोविड का लॉ आया 2020 में,
तो पढ़ना पड़ेगा, कोविड का लॉ सिलेबस में आ जाएगा थोड़ा दिन में, ठीक है। हाँ, कोविड के रिलेटेड नॉर्म्स है, उसके रिलेटेड लॉ आ सकता है, नहीं अभी एक्ट नहीं बना उसका, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जब नया लॉ ऐसे रोज ही बन रहा है, 5-7 साल 10 साल में एक एक, तो जब तुम लोग भी सीए बन जाओगे, उसके बाद जब लॉ बनेगा तो तुमको भी कोई ट्यूशन क्लास फिर ज्वाइन करने में शर्म आएगा कि सीए है और सामने बैठ के कोई उसको पढ़ा रहा है तो वो पढ़ रहा है। तो उस दिन क्या करेंगे, उस दिन तो कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते हम, उस दिन बेयर एक्ट डाउनलोड करके बेयर एक्ट पढ़ के हमको समझना पड़ेगा, या कोई रेफरेंस बुक खरीद कर खुद को पढ़कर समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जीएसटी आया हम लोग के समय, जीएसटी आया 2017 में, 15 से मैं बना हूँ सीए, तो मैं तो जीएसटी पढ़ा नहीं था। अब क्या मैं कोई ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लेता जीएसटी पढ़ेंगे बोल के, हाँ ओपीसी पढ़े 2013 में, ओपीसी ना हम 2015 के, ठीक है। तो 2017 में जब जीएसटी आया तो वो ट्यूशन क्लास थोड़ी ज्वाइन कर सकते हैं कि 2017 में जीएसटी आ गया चलो ट्यूशन पढ़ेंगे बैठो। मतलब रेफरेंस बुक भी मिलता है, ऐसे नहीं कि बेयर एक्टिव पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समझना तो खुद से ही पड़ेगा, तो समझाने वाला थोड़ी रहेगा। तो थोड़ा बहुत खुद को भी मतलब समझना आना चाहिए, है ना। हमेशा भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि कोई बताएगा तो हम पढ़ेंगे। हाँ, वो डाउनलोडेड फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। बाकी हर एक्ट का रेफरेंस बुक भी मिलता है जो कि उसको थोड़ा इजी करके बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरे को पर्सनली बेयर एक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब परफेक्ट लॉ लिखा हुआ होता है, प्रिसाइज रहता है, और थोड़ा सा भी मैनिपुलेट नहीं किया, क्योंकि कन्वर्जन करने में क्या होता है थोड़ा बहुत वर्ड्स का फर्क आ जाता है, तो उसका मीनिंग कभी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है ना। छोड़ो, आ जाओ यहाँ, बहुत दूर है वो। पॉइंट नंबर 3, अ नोटिस फाइल विद रजिस्ट्रार अंडर सब सेक्शन 2, मतलब इस वाले नोटिस का बात कर रहा है, ऊपर वाले नोटिस का, ठीक है। सेल बी इन सच फॉर्म एंड अकम्पेन्ड बाय सच फी एज मे बी प्रेस्क्राइब। ये जो तुम सो देखते हो सच फॉर्म, कौन सा फॉर्म, सच फॉर्म मतलब वेयर इट इज प्रेस्क्राइब। जब तुमको सच में एलएलपी बनाना होगा, तुम्हारे क्लाइंट एक आया, उसका एलएलपी है, बोला कि सर ए छोड़कर जा रहा है और बी पार्टनर बनेगा, तो अपने को क्या करना है, हम ये क्या बोलेंगे, सच फॉर्म एज में बी प्रेस्क्राइब। फॉर्म नंबर बताना पड़ेगा ना, कौन सा फॉर्म फाइल करना है पूछेगा, सच फी एज में बी प्रेस्क्राइब, कितना रुपए लगेगा, तो एज में बी प्रेस्क्राइब बताना पड़ेगा ना, 1000 2000 5000 10,000 बताना पड़ेगा कि नहीं। तो वो लिखा होता है रूल्स में। हम पर क्या पढ़ रहे हैं अभी, एक्ट। हर एक चीज का दो पार्ट होता है, एक होता है एक्ट, दूसरा होता है उसका रूल्स, ठीक है। हमारे सिलेबस में एक्ट दिया हुआ होता है, उसका रूल्स भी बनता है। हाँ, रूल्स में लिखा हुआ होता है कौन सा फॉर्म नंबर है, कितना फी है उसका, ये सब रूल्स में लिखा हुआ होता है। तो हर एक एक्ट का एक रूल है, तो रूल में जाकर हम लोग रेफर कर सकते हैं। हाँ, रजिस्ट्रार अलग अलग है तो फी अलग अलग, समझ रहे हो। तो इतना प्रॉब्लम है इसमें, तो रियल लाइफ में उसको प्रैक्टिस में लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि सारे ऑनलाइन है अभी भी, मतलब हाँ 80% 90% चीजें तो अभी भी ऑनलाइन है। क्योंकि ऑनलाइन है, क्योंकि मैनुअल में क्या होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस में डिले हो गई, लेकिन जब टेक्नोलॉजी यूज होगा तो वो आसान हो जाए, ठीक है। देखें नेक्स्ट, तो सेल बी इन सच फॉर्म एंड अकम्पेड बाय सच फी एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो सच फॉर्म फी हम अभी नहीं समझ पाएंगे, वो बहुत दूर है, हम इतना जान ले कि फॉर्म और फी भर के करना है भाई, इतना समझ गए अभी तो बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। सिंपल है, डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा। इफ इट रिलेट्स टू एन इनकमिंग पार्टनर, मतलब एडमिशन का बात चल रहा, shall contain a statement by such partner that he consent to becoming a partner signed by him। पर अगर एडमिशन का बात है तो जिसका नाम तुम लिख रहे हो कि एडमिट हुआ है, उसका भी कंसर्न लेटर डाल दो कि हाँ वो एग्री किया है एडमिशन के लिए, ठीक है। फाइन, उसके बाद तो फाइन है, हम जो लर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है, रीड कर लेंगे भले भले, लेकिन लर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। If LLP contravenes the provisions of subsection 2, ये वाला प्रोविजन,
The LLP and every designated partner of the LLP shall be punishable with a fine which shall not be less than 2,000 but which may extend to 25,000. If any partner contravenes the provisions of subsection 1, ये वाला मतलब नाम बदल गया बता नहीं रहा है एलएलपी को, एड्रेस बदल गया एलएलपी को इन्फॉर्म नहीं कर रहा, देन सेम फाइन्स पनिशेबल होगा। क्लियर है? तो सबसेक्शन 1 या 2 कुछ भी तोड़ने से फाइन उतना ही है। सेकेंड वाला सेम फाइन है अगर पार्टनर एलएलपी को नहीं बताता है या एलएलपी आरओसी को नहीं बताता। जनरल पेनल्टी है ये, इसलिए सब सेक्शन में सेम है। स्पेसिफिक पेनल्टी होगा तो बदल जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, एनी पर्सन हु सीजेस टू बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी मे हिमसेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार द नोटिस रेफर्ड टू अंडर सबसेक्शन 3, मतलब ये वाला नोटिस का बात चल रहा है। If we have reasonable cause to believe that the LLP may not file the notice with the registrar, अगर तुम पार्टनरशिप छोड़ के चले गए हो और तुमको लग रहा है कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है ये रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं करेगा, तो एक काम करो तुम ही उसको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है। एंड इन केस ऑफ सच नोटिस फाइल्ड बाय अ पार्टनर द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन अ कंफर्मेशन टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द एलएलपी। तो अगर एक पार्टनर फाइल करता है नोटिस तो फिर एलएलपी क्या करेगा, ये आरओसी क्या करेगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, एलएलपी से कंफर्म करेगा कि हाँ ये पार्टनर पार्टनरशिप छोड़कर गया है या नहीं। ठीक है। अनलेस द एलएलपी हैज आल्सो फाइल्ड सच नोटिस, हाउएवर व्हेन नो कंफर्मेशन इज गिवन बाय द एलएलपी विदिन 15 days द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय अ पर्सन सीजिंग टू बी अ पार्टनर अंडर दिस सेक्शन। तो बोला 15 दिन का टाइम देगा एलएलपी को कि नोटिस का रिप्लाई करने, और एलएलपी अगर फेल करता है तो रजिस्ट्रार उसको हटा देगा फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ पार्टनर्स। समझ में आ रहा है? ये प्रोविजन क्यों लिखा गया पता है? एक पार्टनर छोड़कर जाना चाहता है, तुम उसको जाने नहीं दे रहे हो क्योंकि उसका जो रेजिग्नेशन है तुमको फाइल करना है, एलएलपी को फाइल करना है आरओसी के पास, और तुम उसको फाइल नहीं कर रहे हो। तो अब उसको छोड़कर जाना है, वो बोल रहा है मैं छोड़कर जाना चाहता हूं, तुम रेजिग्नेशन फाइल कर दो रजिस्ट्रार के पास, लेकिन तुम फाइल कर नहीं रहे हो उसको, तो लॉ इसको भी पावर दे दिया कि तू डायरेक्टली फाइल करके भी रेजिग्नेशन ले सकता है। क्लियर है? ऐसा है कि काम छोड़कर जाना चाहता है, तुम काम छोड़ने नहीं दे रहे हो उसको। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, इसके अंदर नहीं, इसमें शायद दिया हुआ नहीं है वो। हाँ ये आधा ही एक्ट है, हाफ एक्ट है ये। हाफ क्या मतलब 50% भी नहीं होगा ये। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी ऑलमोस्ट नहीं पढ़े। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का 2 पार्ट है, जनरल एंड स्पेशल। हम जनरल पढ़े, 50% तो ज्यादा है, 70% है, लेकिन 30% बचा हुआ है। 2 पार्ट है, एक है स्पेशल और एक है जनरल। हम जनरल पढ़े, स्पेशल नहीं पढ़े। ठीक है। स्पेशल बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक ना। एक्सटेंडेड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स। देखना, पार्टनर एज एजेंट, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द एलएलपी द एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर। ये हम पढ़े थे पहले भी, आपस में एक दूसरे के तो नहीं है लेकिन एलएलपी के एजेंट हैं। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, एलएलपी क्या क्या काम के लिए लायबल होगा, और उसके नीचे लिखा है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर कब कब क्या क्या लाइबिलिटी रहेगा। पहला, एलएलपी का क्या क्या लाइबिलिटी है। एलएलपी इज नॉट बाउंड, मतलब लाइबल नहीं है, एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ द पर्सन इन फैक्ट हैज no authority to act for the LLP in doing a particular act and the person knows that he has no authority or does not know or believe him to be a partner of LLP। ठीक है। तो बताइए कि सामने वाले को जानकारी नहीं था, the person knows that he has no authority or does not know
और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ द LLP। ठीक है, तो बेसिकली इतना सा बात है कि अगर एक पार्टनर अपने ऑथोरिटी से ज्यादा एक्ट करता है, ठीक है, और सामने वाले को बात की जानकारी है, तो फिर द LLP विल नॉट बी लायबल। ठीक है, हाँ वो सेम है, दोनों है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकेंड, द LLP इज लायबल इफ अ पार्टनर ऑफ LLP to any person as a result of a wrongful act or omission on his part in the course of business or within its authority। तो बोल रहा है कि अगर ऑथोरिटी के अंदर है तो फिर LLP लायबल रहेगा। ठीक है, तो बेसिक सा बात है कि अगर ऑथोरिटी के बाहर है तो LLP लायबल नहीं है, पार्टनर खुद लायबल होगा। लेकिन अगर ऑथोरिटी के अंदर है then the LLP is liable। ठीक है, the liabilities of the LLP shall be met out of the properties of the LLP। obvious सा बात है, the partners have a limited liability। पार्टनर तो घर से पैसा लाने वाले हैं नहीं, तो लाइबिलिटी कहाँ से पे ऑफ करना है, LLP के प्रॉपर्टी से ही पे ऑफ करना ही पड़ेगा, वो तो ऑप्शन ही नहीं है कुछ। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं है, कंपनी का भी तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन कंपनी की क्रेडिबिलिटी फिर भी ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर है क्रेडिबिलिटी के लिए, है ना। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ये तो गया LLP कितना के लिए लायबल होगा, पार्टनर कब कब लायबल होगा। अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल directly or indirectly solely by reason of being a partner of the LLP। ठीक है, तो पर्सनल लाइबिलिटी तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, दिस सेक्शन shall not affect the personal liability of partner for his own wrongful act। माने कि सारे एक्ट के लिए पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर खुद कुछ ऐसा करते हैं जो रॉन्गफुल है तो उसके लिए तो पर्सनल लाइबिलिटी अराइज होगा ही। हाँ, कोर्स ऑफ बिजनेस ही या आउटसाइड द ऑथोरिटी भी है, दोनों ही है ना। इन द ऑर्डिनरी, हाँ, रॉन्गफुल एक्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, द LLP shall not affect, the section shall not affect the personal liability of partner for his own wrongful act or omission, but a partner shall not be liable for wrongful act or omission of any other partner of the LLP। तो सिंपल सा बात है कि अगर कुछ रॉन्गफुल एक्ट है, अगर खुद किया है तो वो लायबल होगा, ठीक, कोई दूसरा पार्टनर करता है तो हम लायबल नहीं होंगे, वो पार्टनर पर्सनली लायबल होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। पहला पॉइंट था लाइबिलिटी ऑफ LLP और दूसरा लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट क्या होता है, हाँ होल्डिंग आउट में, लेकिन पार्टनर होल्डिंग आउट क्या था, हाँ लायबल होगा ना, फिर पार्टनर नहीं था लेकिन वो, लेकिन फिर भी पर्सनल लाइबिलिटी अराइज होगा। अगर वो बोलता है कि मैं पार्टनर हूं, देन ही विल बी लायबल। वो तो पार्टनर्स के लिए ना, ये तो सच में पार्टनर नहीं है ना, खाली पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है ना। देखना, रीड करते हैं एक बार क्या लिखा है। एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट, तीनों आ गया, या तो बोल दिया है, लिखा है, या उसके बिहेवियर से, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, अपने आप को पार्टनर बता रहा है, और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन LLP। हो रहा है कि जानबूझकर या तो खुद को पार्टनर बता रहा है सब तरफ जबकि वो पार्टनर है नहीं, या फिर जब बाकी लोग उसको पार्टनर बता रहे हैं तो वो चुपचाप रह रहा है, वो उसको मना नहीं कर रहा। दैट मीन्स वो एग्री कर रहा है कि वो पार्टनर है। ठीक है, हु हैज ऑन फेट ऑफ एनी ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन गिवन क्रेडिट टू दी LLP।
और वो थर्ड पार्टी क्या किया, इस भरोसे में कि तुम पार्टनर हो, एलएलपी को उधार दिया है। ठीक है, जैसे मैं बोला कि मैं इस एलएलपी का पार्टनर हूं, और मैं सच में पार्टनर था नहीं, और मेरा भरोसे में कोई थर्ड पार्टी तुमको उधार दिया है, अगर ये सोचकर कि हाँ मैं भी उसमें पार्टनर हूं, जबकि रियलिटी में पार्टनर हूं नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं पार्टनर हूं बोल के। ठीक है, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representative has reached the person so giving credit. However, when any credit is received by the LLP as a result of such representation, the LLP, the LLP, without prejudice to the liability of the person so represented himself or represented to be a partner, be liable to the extent of credit received by it or any financial benefits derived. तो पहली बात तो ये कि एलएलपी तो लायबल है ही, ऐसा नहीं है कि एलएलपी लायबल नहीं होगा। तो अगर एलएलपी को क्रेडिट मिला है, भले ही मिस्टर ए बोल के एक पार्टनर हूं बोल के झूठ बोला है या चुप रहा है जब बाकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस भरो हाँ, पर ये तो लायबल है ही, साथ में एलएलपी भी लायबल रहेगा क्रेडिट वापस करने के लिए। ये नहीं है कि एलएलपी लायबल नहीं, हाँ, या फिर एनी बेनिफिट्स टेकन। ठीक है, वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड, ये दूसरा पॉइंट है पूरा ही। ठीक है, where after the partner's death the business is continued in the same LLP name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not by of itself make his legal representative or his state liable for any act of the LLP done after his death. सिंपल सा बात है कि अगर एक एलएलपी है जिसमें 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, अब इसमें से किसी का डेथ हो जाता है, सपोज ए का डेथ हो जाता है, तो बी और सी क्या किए, कंटिन्यू किए उसी नाम पर, बिना बताए कि ए का डेथ हो चुका है। ठीक है, तो किसी को बाहर वाले को पता नहीं चला उस समय कि ए का डेथ हो गया है, तो इस जितना भी ट्रांजेक्शन में ये लोग एंटर कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ ये दोनों ही लायबल होंगे, ए का प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगा, क्योंकि ए तो मर चुका है। ए के मरने के बाद अगर उसका नाम फिर भी कंटिन्यूसली यूज करते रहोगे, देन ऑल्सो द एज प्रॉपर्टी या एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट बी लायबल। तो जस्टिफाइड है एकदम बात। ठीक है, वही लिखा, देख लो एक बार, रीड करो, समझ में आएगा। फिर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ, एक पार्टनर के मरने के बाद, द बिजनेस इज कंटिन्यूड, बिजनेस चलाते रहे ये लोग, in the same LLP name, the continued use of that name or of the deceased partner's name, जो मर गया उसका नाम यूज कर रहे हैं, as a part thereof shall not of itself make his legal representative or his state liable. ठीक है, तो बोले कि ऐसा करने से उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसका प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। बहुत सारे ऐसा पेनल्टी वेनल्टी भी है। पहला पॉइंट में इतना ही लिखा है, क्रेडिटर्स को चीट करोगे तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। ठीक है,
ये तो पेनल्टी है। अगर ऐसा करते हो तो क्या क्या हो सकता है, प्लस जेल भी हो सकता है या फाइन भी लग सकता है। ठीक है। थर्ड, कंपेंसेशन देना पड़ सकता है जिसको नुकसान हुआ है तुम्हारे काम के वजह से। ठीक है। क्लियर है। तो सिंपल सा बात है बस कि अगर फ्रॉड करते हो तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जेल भी हो सकता है और एक्स्ट्रा फाइन भी लग सकता है। प्लस किसी को चीट करते हो, कोई पार्टनर, कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई एम्प्लॉय अगर किसी बाहर वाले को चीट करता है तो बाहर वाले को जो भी नुकसान हुआ है उसका पैसा भी हमको देना पड़ सकता है। क्लियर। लास्ट विशल ब्लोइंग, एक और पढ़ेंगे लास्ट, फिर यहाँ से अलग टॉपिक है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। विशल ब्लोइंग क्या होता है? जनरल नॉलेज। विशल ब्लोइंग सिटी मारना नहीं, विशल ब्लोइंग का मतलब सिटी मारना नहीं होता। विशल ब्लोइंग का एग्जैक्ट मतलब है, कहाँ से आया बताऊं, रात को वॉचमैन लोग सिटी मारते हैं। क्यों? जोर से जब सिटी मारते हैं, बहुत जोर जोर से सिटी मारते हैं, अलर्ट करने के लिए। करेक्ट, बस विशल ब्लोइंग वही है। विशल ब्लोइंग का एक एक्ट ऑफ अलर्ट है। जब हमको लग रहा है कि बिजनेस में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका इंफॉर्मेशन टॉप लेवल को जानना जरूरी है या पार्टनर्स को जानना जरूरी है। जैसे क्लास में टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, जैसे स्कूल में होता था, मैथ समझ में नहीं आ रहा सबको, तो अब किसी को तो बताना पड़ेगा तुमको भी कि मैथ्स क्लास अच्छा नहीं हो रहा है, तभी तो चेंज होंगे ना टीचर। लेकिन ये भी देखकर बताना है कि मैथ्स टीचर को पता ना चल जाए कि हम बोले, वरना क्लास में मार्क्स कटेगा फिर हमारा। दोनों चीज है कि नहीं बताओ? बताना भी है कि प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में, लेकिन टीचर से भी बचकर बताना है। टीचर का सामने बोल दिए या फिर टीचर को पता चल गया हम बोले हैं, फिर हमारा मार्क्स कटेगा क्लास में, हमको बात बात में खड़ा किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम्प्लॉय को भी ये डर है कि वो जानता तो है कौन चीट कर रहा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। वो बताएगा तो उसको डर है कि उसका बॉस उसको जॉब से निकाल देगा। उसको भी तो डर है ना, एक रियल लाइफ में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं? तुमको एक क्लासरूम में, छोटा सा क्लास में प्रॉब्लम हो जाता है, एक आदमी अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तुम उसके मुंह पे बोल नहीं पा रहे या उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर पा रहे। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चीट कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है और एक एम्प्लॉय को पता है लेकिन फिर भी वो बता नहीं पा रहा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है। तो ऑर्गेनाइजेशन को कंफर्ट देना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को कि तू बता, कुछ नहीं होगा तेरे को, वो कंफर्ट लाना पड़ेगा ना। दैट इज नोन एज विशल ब्लोइंग। समझ में आ रहा है? जैसे नहीं बोलते है सच सच बता दे तेरा सजा कम करा देंगे, बोलते है कि नहीं? दिस इज विशल ब्लोइंग। ये विशल ब्लोइंग प्रोविजन, सच में सजा कम हो सकता है। तुम अपने 5 साथी का नाम बता देते हो तो तुम्हारा सजा कम हो जाएगा, है ना? तो ये वही प्रोविजन है। देखना, पढ़, आ जाओ पढ़ो। वो एसीपी प्रद्युमन हो, मस्त करता है कि नहीं? देखना, द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव, माफ भी कर सकता है, एनी पेनल्टी लेविएबल अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ अ एलएलपी इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, मतलब माफ भी किया जा सकता है या कम तो किया ही जा सकता है पेनल्टी। कब? पहला, सच पार्टनर और एलएलपी हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच एलएलपी। एलएलपी का जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है हमको, ठीक है। या फिर where any information given by any partner or employee leads to LLP or any partner or employee of such LLP being convicted under the act। तुमको इंफॉर्मेशन दी जिसकी वजह से किसी का कुछ पता चला या किसी को जेल वेल हुआ है, इसका मतलब तुम लॉ को हेल्प किए, तुम बीइंग एन एम्प्लॉय या बीइंग अ पार्टनर, तुम कोर्ट को हेल्प किए इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो कोर्ट भी बोल रहा है कि हाँ, हम तुम्हारा पेनल्टी, तुम्हारा सजा कम कर सकते हैं या माफ भी कर सकते हैं, ठीक है। नो पार्टनर और एम्प्लॉय
of any LLP may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed, or in any manner discriminated against the terms and conditions of his LLP or employee merely because he has provided useful information. यही तो प्रॉब्लम होता है क्लास में कि हम जब बता दिए कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो वो टीचर हमको डिमोट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, थ्रेटन कर सकता है, हैराश कर सकता है, हमारा मार्क्स काट सकता है, बार बार क्लास में खड़े करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं बताने से डांट सकता है, हमको ज्यादा कर सकता है ये। वैसे यहाँ पर भी अगर एक एक एलएलपी का पार्टनर या एलएलपी का एम्प्लॉई यूजफुल इंफॉर्मेशन दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एलएलपी में डिमोट किया जाएगा, मतलब प्रमोट डिमोट उल्टा, डिस्चार्ज मतलब निकाला जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, थ्रेटन किया जाएगा या हैराश किया जाएगा। ठीक है, by just providing useful information, causing information to be provided pursuant to subsection 1, या तो इंफॉर्मेशन दिया है या इंफॉर्मेशन निकालने में मदद किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम लोग डिमोट, सस्पेंड या हैराश करेंगे। क्लियर है इतना? तो विशल ब्लोइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहां पर एक एनोनिमस मेल आईडी बनाया जाता है, एक फेक मेल आईडी बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, और उसमें तुम मेल कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन मेल किया है। या कंप्लेन बॉक्स रखा जाता है, जैसे कंप्लेन बॉक्स क्या है, दिस इज अ विशल ब्लोइंग प्रोविजन, जहां पर तुमको जो भी कंप्लेन है तुम लिख कर अपना नाम बिना लिखे तुम कंप्लेन बॉक्स में डाल सकते हो। हाँ, इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा प्रॉब्लम है बोल के, प्लस तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा क्योंकि तुम बिना नाम लिखे डाल दो कंप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर कर रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो पता चले विदाउट द पर्सन बीइंग हैरेस्ड, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, क्लियर इतना? लेकिन कैसे ना कैसे टीचर को पता चल ही जाता है कौन बोला था, तो विशल ब्लोइंग अपने आप में फेलियर हो जाता है वहां पर। हाँ, तो विशल ब्लोइंग भी देखकर करना पड़ेगा, है ना। चलो इतना पढ़ेंगे, एक क्लास लगेगा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।